Good morning, students. So we are doing this page chapter, the age of industrialization. We have discussed about the industrialization in Europe and Britain that is called England. Now we are doing about the India. We are discussing about India, how industries were developed in India and who established the entrepreneur, the industrialist, those who were industrialist, those who established the industries in India, that we have discussed. Now we will discuss where did the workers come from. It means the industries which were established in India, the workers, where the workers were coming in those industries, यानी जो इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश की गई, वहाँ में वर्कर कहाँ से आते थे, उनके काम करने वाले लोग जो थे वो कहाँ से आते थे. इन मोस्ट इंडस्ट्रियल रीजन वर्कर्स केम फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट अराउंड. डिस्ट्रिक्ट अराउंड मीन जैसे मुंबई है, उसके पास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे, ज़िले थे, उनमें से क्या होते थे, काम करने वाले थे. पीजेंट्स एंड आर्टिशंस हु फाउंड नो वर्क इन द विलेज वेंट टू द इंडस्ट्रियल सेंटर इन सर्च ऑफ वर्क. यानी जो मजदूर किसान लोग थे या जो आपके, और आर्टिशन जो कलाकार, जो कोई आपका किसी चीज़ को बनाने वाले, वो उनको जब कोई जॉब नहीं मिलती थी या कोई काम नहीं मिलता था गाँव के अंदर, तो दे आर गोइंग इन द इंडस्ट्रियल एरियाज फॉर द वर्क. मोस्ट ऑफन वीन वर्कर्स वूड बिटवीन द विलेज एंड द सिटीज़. मेनली क्या होता था, मोस्टली कॉमनली क्या था कि मिल वर्कर्स वो क्या करते थे, गांव से शहरों के अंदर अपना मूवमेंट करते रहते थे. रिटर्निंग टू देयर विलेज होम ड्यूरिंग हार्वेस्ट एंड फेस्टिवल्स. यानी जो मिल में काम करने वाले लोग थे वो क्या करते थे, या तो फसल कटाई के समय या कोई फेस्टिवल वगैरह होते थे उस टाइम अपने गाँव में वापस आ जाते थे. अदरवाइज दे वर डूइंग वर्क इन द मिल. वर्कर्स ट्रेवल्ड ग्रेट डिस्टेंसेज इन द होप ऑफ वर्क इन द मिल्स. वर्कर्स जो थे, काम करने वाले थे, वो काफ़ी लंबा आपका एरिया कवर करके वहाँ तक पहुँचे. जैसे मुंबई के अंदर आपका गुजरात, अहमदाबाद से हो गए या मध्य प्रदेश से हो गए, इस एरिया से क्या थे, लोग लंबा ट्रैवल करके और वहाँ तक पहुँचते थे. फ्रॉम द यूनाइटेड प्रोविंसेस दे वेंट टू वर्क इन द टेक्सटाइल मिल ऑफ मुंबई एंड इन द जूट मिल्स ऑफ कलकत्ता. यूनाइटेड प्रोविंसेस का मतलब जो एरिया आपका मुंबई और कोलकाता, दिल्ली के कोलकाता के बीच का एरिया, वो एरिया थे. उन दोनों एरिया से क्या है, जो इसका कोलकाता नज़दीक जाता था वो कोलकाता की साइड में, और जिसको मुंबई नज़दीक था वो मुंबई की साइड में काम करने के लिए इंडस्ट्रीज़ के अंदर लोग आते थे. अब एक पर्सन होता था जॉबर, दैट इज कॉल्ड जॉबर. जॉबर क्या होता था कि दोज हु पर्सन हु प्रोवाइडेड द जॉब टू द पीपल दोज हु आर कमिंग इन द सिटी. यानी जो शहरों में आते थे ना, उनको जॉब अपॉइंट करने के लिए, जॉब दिलवाने के लिए एक बिचौलिए का काम करता था इंडस्ट्रियलिस्ट और वर्कर के बीच में. जॉबर, ठीक है, वो क्या करता था, इंडस्ट्रियलिस्ट और जो वर्कर थे उनके बीच में बिचौलिए काम करता था, उनको काम दिलाने का काम करता था. तो इसमें क्या कहा गया है, गेटिंग जॉब वॉज ऑलवेज डिफ़िकल्ट. यानी आपको पता है कि उस समय इंडस्ट्रीज़ कम थी, तो इसलिए इसमें जॉब मिलना बड़ा डिफ़िकल्ट था. द नंबर सीकिंग वर्क वर ऑलवेज मोर देन द जॉब अवेलेबल्स. यानी वहाँ पे काम करने वाले लोग ज़्यादा होते थे, और जो आगे लोग इंडस्ट्रियलिस्ट को या इंडस्ट्रीज़ को रिक्वायरमेंट होती थी वो कम होती थी. एंट्री इनटू द मिल्स वॉज ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड. और मिल के अंदर एंट्री अलाउड नहीं थी. मिल जो कॉटन टेक्सटाइल की मिल थी उसमें सीधा आपको अलाउड नहीं था. इंडस्ट्रियली यूजुअली एम्प्लॉयड ए जॉबर टू गेट न्यू रिक्रूट्स. यानी इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते थे, एक पर्सन को अपॉइंट कर देते थे और उसको कहा जाता है कि यू विल ब्रिंग द पर्सनस और वर्कर्स फॉर आवर इंडस्ट्रीज. उन्होंने एक पर्सन को अपॉइंट कर दिया और वो पर्सन का क्या काम क्या था कि वो वहाँ पे वर्कर्स को इंडस्ट्री के अंदर लेके आए. तो उसका काम क्या था जॉबर्स का, टू गेट न्यू रिक्रूटमेंट्स, यानी नए लोगों को लेके आना. और अपॉइंट कौन करता था इसको, इंडस्ट्रियलिस्ट करते थे अपने लिए. He got people from his village, ensured them jobs, helped them settled in the city and provided them money in times of crisis. यानी जॉबर का काम क्या था, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ जॉबर्स, ये आपको लिखना क्वेश्चन, व्हाट वर द फंक्शंस ऑफ जॉबर. तो उसका काम क्या था, गॉट पीपल फ्रॉम हिज विलेज, एंश्योर्ड देम जॉब, उनको जॉब की गारंटी दिलवाता था. हेल्प देम सेटल इन सिटीज़, सिटी में सेटल होने के लिए उनकी मदद करता था. एंड प्रोवाइडेड देम मनी इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस. जब उनके कोई पैसे वगैरह की दिक्कत आती थी तो उनको उस टाइम मनी की मदद भी वो करता था. तो ये काम थे जॉबर के. व्हाट वर द फंक्शंस ऑफ जॉबर, तो यू विल राइट डाउन. एंश्योर्ड देम जॉब्स, एंश्योर्ड द जॉब फॉर द वर्कर्स, हेल्प देम टू सेटल इन सिटीज़ एंड प्रोवाइडेड देम मनी इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस. यानी जब उनको पैसे की जरूरत होती थी तो उनको पैसा भी अवेलेबल करवाता था. अब नेक्स्ट ये होता है पिक्यूलरिटीज़ ऑफ इंडस्ट्रीज. यानी इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो हमारे देश के अंदर हुई वो अदर कंट्रीज से डिफरेंट थी, ठीक है, क्योंकि वी वर इन द कॉलोनीज.
क्योंकि इंडिया के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज डेवलप हुई वो किसके अंडर थी, वो कॉलोनियल गवर्नमेंट के अंडर में थी। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा इन कंपेरिजन ऑफ अदर यूरोपियन कंट्रीज। जैसे आपका इंग्लैंड में है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट अलग हुआ, इंडिया के अंदर थोड़ा अलग था। अब इसमें अलग कैसे था वो हमें पढ़ना है। इसमें पिक्युलरिटी का मतलब होता है डिफरेंस, या आप कह सकते हो विचित्र, यानी अलग कैसे थी वो। European managing agencies established tea and coffee plantation, acquiring land at cheap rates from the colonial government, and they invested in mining indigo and jute। यानी यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी जो थी, यानी जो इंडिया के अंदर आई हुई थी, वो क्या करती थी, वो टी और कॉफ़ी के प्लांटेशन लगाती थी। ठीक है, टी और कॉफ़ी के प्लांटेशन लगाती थी खेतों के अंदर। लैंड है वो सस्ते रेट पे लोगों से ले लेती थी कॉलोनियल गवर्नमेंट, यानी उस समय गवर्नमेंट जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसने अपना कब्जा कर रखा था, तो वो अपने अकॉर्डिंग ज़मीनें उनको सस्ते रेट पे दे देती थी। और वो किस पे काम करते थे, यूरोपियन जो लोग थे एजेंसीज, वो दे इन्वेस्टेड इन माइनिंग इंडिगो एंड जूट। इंडिगो क्या होता है, नील की खेती करना, और जूट जो पटसन जिससे आपके बोरी वगैरह ये बनते हैं, उनके ऊपर। इंडियन बिजनेसमैन अवॉइडेड competing with Manchester goods produced coarse cotton yarn rather than fabric yarn produced in Indian spinning mill was used by handloom weavers in India और exported to China। यानी इंडियन बिजनेसमैन थे वो क्या थे, उनको अवॉइडेड किया गया था, वो कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मैनचेस्टर गुड्स थी जो प्रोड्यूस हो रहा था, जो वहाँ से कॉटन यार्न आ रहा था, वो क्या था, वो मशीन से बन रहा था और लार्ज अमाउंट में जल्दी आसानी से अवेलेबल होता था, सस्ता अवेलेबल होता था। इसलिए क्या था, जो इंडियन यार्न था, सूत था, उसको क्या है लोग कम खरीद रहे थे। और इंडियन स्पाइनिंग मिल वॉज यूज बाई हैंडलूम वीवर्स, और स्पिनिंग मिल जो थी उसमें हैंडलूम वीवर, हैंड से काम करने वाले जो बुनकर थे वो काम करते थे। और वहाँ से एक्सपोर्ट किसको किया जाता था, चाइना को किया जाता था, क्योंकि यूरोप में तो उसकी मार्केट कम हो गई थी, उसके इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ गई थी, तो इसके कारण क्या हो रहा था कि उसके अंदर दिक्कतें आ रही थी। इसलिए मेन एक्सपोर्ट करना किस साइड में स्टार्ट कर दिया, आपका चाइना के अंदर। वैन द स्वदेशी मूवमेंट गैदर्ड मोमेंटम, जब भारत के अंदर स्वदेशी मूवमेंट चला महात्मा गांधी के लीडरशिप के अंदर, उन्होंने कहा कि विदेशी जो चीज़ें हैं, फॉरेन गुड्स है, उसका यूज करना बंद करो और जो देश में बन रही है उन चीज़ों का यूज़ करो। स्वदेशी मूवमेंट क्या था कि यूज़ द प्रोडक्ट्स विच आर मेड इन आवर कंट्री नॉट द अदर कंट्रीज, वो स्वदेशी मूवमेंट था। तो जब ये मूवमेंट धीरे धीरे तेज हुआ, इंडस्ट्रियल ग्रुप्स ऑर्गेनाइज देमसेल्फ टू प्रोटेक्ट देयर कलेक्टिव इंटरेस्ट, प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू इंक्रीज टैरिफ प्रोटेक्शन एंड ग्रांट अदर कंसेशंस। तो इंडस्ट्रियल ग्रुप्स जो थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रोटेक्ट किया, यानी उन्होंने जो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट, कॉलोनियल गवर्नमेंट इंडिया में काम कर रही थी, उसको कहा कि वो क्या करे कि उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया। प्रेशराइज करना मतलब दबाव डाला गवर्नमेंट के ऊपर, किस चीज़ के लिए, इंक्रीज टैरिफ प्रोटेक्शन, यानी जो उनकी चीज़ें हैं उनको प्रोटेक्शन दिया जाए, उनको इनकी जो मार्केट में वैल्यू है उसको इंक्रीज किया जाए, एंड ग्रांट अदर कंसेशन, और जो उन्होंने टैक्स वगैरह उनकी चीज़ों पे इंडस्ट्रीज़ पे लगा रखा था उसको कम किया जाए। कंसेशन का मतलब छूट देना। फ्रॉम 1906 इंडस्ट्रियलिस्ट इन इंडिया बिगेन शिफ्टिंग फ्रॉम यार्न टू क्लॉथ प्रोडक्शन, यानी 1906 में इंडस्ट्रियलिस्ट इंडिया में उन्होंने बिगेन कर दिया, क्या काम करने स्टार्ट कर दिया, यार्न से कपड़ा बनाना स्टार्ट कर दिया। पहले हमें क्या बताते थे, ये जस्ट मेकिंग द यार्न। यार्न क्या होता है, जो चरखे से काट के सूत बनता है ना, वो बनना यार्न। कॉटन पीस गुड्स प्रोडक्शन इन इंडिया डबल्ड बिटवीन 1900 टू 1912, यानी कॉटन प्रोडक्शन जो था गुड्स का, जो कॉटन से जितनी गुड्स बनती थी उनका प्रोडक्शन है वो क्या हो गया, डबल हो गया। कितने सालों के अंदर, 12 सालों के अंदर, 1900 से 1912 के बीच में। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडियन इंडस्ट्रीज, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो 1914 में स्टार्ट हुआ था, 1914 में स्टार्ट हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट, प्रभाव क्या पड़ा भारत के ऊपर, वो पूछा गया, इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, भारत की इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। तो इसमें क्या बताया गया, विद ब्रिटिश मील बिजी विद द वॉर प्रोडक्शन टू मीट द नीड्स ऑफ द आर्मी, इंडियन मील्स हैड ए वास्ट होम मार्केट टू सप्लाई। क्योंकि ब्रिटेन था वो मेन कंट्री था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर, तो जो ब्रिटिश का जितनी भी आपकी यूरोपियन कंपनी थी या ब्रिटेन की जो कंपनी थी कॉटन टेक्सटाइल की, वो क्या कर रही थी, अपनी आर्मी के लिए सारा प्रोडक्शन कर रही थी। तो इसके कारण क्या था कि इंडियन मील्स जो थी उन्होंने क्या किया, अपनी जो मार्केट थी अपने देश की, इंडिया की, उसमें अपना मार्केट के अंदर अपना मील्स है वो सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, अपना प्रोडक्शन है वो भेजना स्टार्ट कर दिया। एज द डिमांड इन इंग्लैंड वेंट अप, जब यूरोप में, इंग्लैंड के अंदर वो वर्ल्ड वॉर के अंदर इसकी कपड़े की डिमांड बढ़ती गई, इंडियन फैक्ट्रीज वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई वॉर नीड्स। तो इंडिया के अंदर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी उनको कहा गया कि आप सप्लाई करो वर्ल्ड वॉर के लिए। न्यू फैक्ट्रीज वर सेटअप एंड ओल्ड वर एम्प्लॉयड एंड एवरी वन वॉज मेड ऑफ वर्कर्स लॉन्ग आवर्स।
नई इस्टेब्लिश की गई फैक्ट्रीज इंडिया के अंदर उस टाइम, और ओल्ड वन है उनको मल्टीपल शिफ्ट किया गया। मल्टीपल शिफ्ट का मतलब सुबह और शाम दोनों टाइम काम करना स्टार्ट करवा दिया। मैनी न्यू वर्कर्स एम्प्लॉयड, नए वर्कर्स को जॉब मिली। एंड एवरी वन वॉज मेड टू वर्क लॉन्गर आवर्स, और हर एक को कहा गया कि आपको जितना काम करते हैं उससे थोड़ा एक्स्ट्रा काम आपको करना है क्योंकि अब रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। ओवर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बूम्ड, बूम्ड का मतलब होता है एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि पहले एक तो इंडिया के अंदर इसकी डिमांड बढ़ गई, दूसरा वर्ल्ड वॉर के अंदर भी उसको ले जाया जाने लगा, तो इसके कारण क्या हुआ कि प्रोडक्शन एकदम इंक्रीज हो गया, उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गई। आफ्टर द वॉर मैनचेस्टर कुड नेवर रिकैप्चर इट्स ओल्ड पोजीशन इन द इंडियन मार्केट। वर्ल्ड वॉर के बाद में क्या हुआ कि मैनचेस्टर से जो कपड़ा आ रहा था वो दोबारा अपनी वो पोजीशन नहीं ला पाया जो उसकी वर्ल्ड वॉर से पहले इंडियन मार्केट में थी। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर जो इंडियन का कॉटन टेक्सटाइल था वो और मार्केट में आ गया था, तो लोगों ने उसको खरीदना स्टार्ट कर दिया और इंग्लैंड वाले को यूज करना बंद कर दिया था। कॉटन प्रोडक्शन कोलैप्स्ड एंड एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन क्लॉथ फ्रॉम ब्रिटेन फेल ड्रामेटिकली। कॉटन प्रोडक्शन है वो एकदम क्या हो गया, गिर गया। कोलैप्स का मतलब गिर गया, कम हो गया। एंड एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन क्लॉथ फ्रॉम ब्रिटेन फेल ड्रामेटिकली, और कॉटन क्लॉथ जो ब्रिटेन से इंडिया के अंदर आ रहा था वो बिल्कुल क्या हो गया, कम हो गया। विद इन द कॉलोनीज लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रेजुअली कंसोलिडेटेड देयर पोजीशन सब्स्टिट्यूटिंग फॉरेन मैन्युफैक्चर्स एंड कैप्चरिंग द होम मार्केट। अब क्या हुआ कि इंडिया जैसे कॉलोनी था, इंडिया के अंदर क्या हुआ कि जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो धीरे धीरे क्या हो गए, मजबूत हो गए। कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है, मजबूत होना। मजबूत क्यों हो गए? क्योंकि ब्रिटेन से जो आपका, इंग्लैंड से जो आपका टेक्सटाइल कपड़ा आ रहा था वो अब क्या हो गया था, कम हो गया था। तो वो लोग खरीदना किसको खरीदते थे? लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनसे खरीद रहे थे। और उसके कारण क्या हुआ कि जो इंडियन मार्केट है उसके ऊपर इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट है उन्होंने धीरे धीरे अपना पकड़ मजबूत कर ली। अब इंडिया के अंदर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी वो मेन डोमिनेट कर रही थी। इसमें लिखा हो ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्री डोमिनेट, डोमिनेट करना मतलब उसके ऊपर उसका डोमिनेशन था। वाइल फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज ग्रू स्टेडीली आफ्टर द वॉर, यानी जैसे जैसे इंडस्ट्रीज धीरे धीरे बढ़ी वर्ल्ड वॉर के बाद में, लार्ज इंडस्ट्रीज फॉर्म्ड ओनली ए स्मॉल सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी, ए स्मॉल स्केल प्रोडक्शन कंटिन्यू टू प्रीडोमिनेट। लार्ज स्केल इंडस्ट्री तो उस समय भारत में बहुत कम थी, तो उनके अंदर तो क्या था कि उनका रोल हमारी देश की अर्थव्यवस्था के लिए इतना ज़्यादा नहीं था जितना आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लार्ज अमाउंट में थी तो उनका था। Only a small proportion of the total industrial labor force worked in registered factories, the rest worked in small workshop and household units। यानी बहुत कम अमाउंट में जो थे लोग वो क्या कर रहे थे, वो इंडस्ट्रियल लेबर में काम कर रहे थे। रिमेनिंग क्या कर रहे थे आपका, वो आपका स्मॉल वर्कशॉप अपनी बनाई हुई थी घर पे या घर के अंदर ही वो काम कर रहे थे। यानी इंडस्ट्रियल एरियाज़ के अंदर काम करने वाले लोग, जो रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज थी उनमें काम करने वाले लोग बहुत कम थे। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन एक्चुअली एक्सपेंडेड इन द 20th सेंचुरी। हैंडीक्राफ्ट जो हाथ से बनता था और इसके अंदर डेकोरेशन वगैरह हाथ से की जाती थी, उसकी डिमांड है वो एकदम क्या हुई थी, 20th सेंचुरी में बढ़ गई थी। वाइल चीप मशीन मेड थ्रेड वाइप आउट द स्पाइनिंग इंडस्ट्री इन द 19th सेंचुरी, द वीवर्स सर्वाइव्ड डिस्पाइट प्रॉब्लम्स। इसके अलावा क्या था कि मशीन से सस्ती मशीन्स आ गई थी जिससे क्या है थ्रेड बनाना, और उसको स्पाइनिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर 19th सेंचुरी में वीवर्स को आसान हो गया कि वो उनको क्या मिल रहा था, कपड़ा बनाना आसान हो गया था। क्योंकि जो स्पाइनिंग कातना वगैरह जो चीज़ें थी वो क्या हो रही थी, वो इंडस्ट्री में हो रही थी, और उसके बाद में कपड़ा जो बनाना था वो वीवर्स आसानी से अपना बना रहे थे। इन द 20th सेंचुरी हैंडलूम क्लॉथ प्रोडक्शन एक्सपेंडेड स्टेडीली। यानी 20th सेंचुरी के अंदर क्या हुआ कि हैंडलूम जो हाथ से बनने वाला कपड़ा था उसकी मार्केट में डिमांड धीरे धीरे बढ़ गई। ऑलमोस्ट ट्रेवलिंग बिटवीन 1900 टू 1940, यानी बिल्कुल ट्रिपल हो गई, 3 गुना बढ़ गई इसके अंदर 1900 से 1940 के बीच में। बाय द सेकेंड डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी वी फाइंड वीवर्स यूजिंग लॉम्स विद ए फ्लाई शटल। दिस इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी पर वर्कर, स्पीडेड अप प्रोडक्शन एंड रिड्यूस्ड लेबर डिमांड्स। यानी इसके अंदर क्या हुआ कि आपका सेकेंड डिकेड के अंदर 20th सेंचुरी में फाइंड वीवर्स थे, उनके कपड़ा है उसकी डिमांड उसके अंदर मार्केट के अंदर बढ़ गई, प्रोडक्शन है वो बढ़ गया, तो उसके कारण वर्कर्स है उनको काम भी क्या है आपका ज़्यादा बढ़ गया। फ्लाई स्टाइल का मतलब होता है लार्ज अमाउंट में इंक्रीज होना किसी चीज़ का, तो वो हो गया था उसमें। ठीक है, तो ये हमने आज डिस्कस किया है। रिमेनिंग वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। वॉच दिस वीडियो एंड डाउट्स यू वी विल डिस्कस टुमारो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।